पुरस्कार जो पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रकाशित गांधी, अंबेडकर और मानवाधिकार पुस्तक का चयन किया है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुधांशु शेखर ग्रहण करें। मैं सम्मानित अतिथियों से आग्रह, माननीय कुलपति ICPR डॉक्टर सुधांशु शेखर इसी अंक विभिन्न विभागों में सर्वश्रेष्ठ आलेख के लिए यह प्रदान किया जाता है। डॉक्टर को हम लोग समापन सत्र में देते हैं। यह परिषद यदि इस रूप में बढ़ रहा है या कार्य कर रहा है, उसमें हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह, जो कि आरा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने परिषद का अधिवेशन भी करवाया और उनका सहयोग काफी रहा है। सभागार में कई ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें अगर धन्यवाद नहीं दूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा कुछ बात कहकर मैं लौट रहा हूं। उसमें अभय जी का काफी योगदान रहा है। कई यहाँ बैठे हुए हैं प्रोफेसर DN तिवारी सर, जिनका बराबर जब भी हम लोग याद करते हैं तो नागेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, नीलिमा मैडम बैठी हुई हैं, कुसुम मैडम मंच पर हैं, कृपा शंकर जी आए हुए हैं BHU से। तो बिहार और बिहार से बाहर कई ऐसे विद्वत हो रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में परिषद और उत्तरोत्तर विकास करेगा। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं, लेकिन मैं अपनी सुखद अनुभूति को शेयर करूं कि मेरा मातृपक्ष दर्शन से जुड़ा है। मेरे नाना जी स्वर्गीय डॉक्टर भोला प्रसाद दर्शन शास्त्र के विद्वान प्राध्यापक थे और मातृपक्ष के इस लाभ को लेता हुआ मैं डॉक्टर श्यामल किशोर जी और पूनम दीदी के आदेश के साथ ऐसे मंच पर हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इन दार्शनिकों के बीच कुछ सीखने के लिए बहुत बहुत आभार। महामना ने 100 वर्ष पहले और पहले जब अपने बाग को लगाया होगा तो कवि की इस पंक्तियां उन्हें याद आती होंगी कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। महामना के बाग का सुगंधित पुष्प आज हमारे मंच पर चिंतनशील, विचारशील, ज्ञान का शिखापुंज, जिनके व्यक्तित्व में मैं हिमालय की ऊंचाइयां भी पाता हूं और भागीरथी की गहराइयां भी पाता हूं। BHU के सम्मानित प्राध्यापक, ICPR के सम्मानित मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर सचिदानंद मिश्र जी, शाब्दिक अनुभूति से ज्यादा उनके संबोधन से आप संस्पर्शित होंगे। माननीय राष्ट्रपति भारत की प्रकृति ने हमें यह खुशनसीबी दी है कि हर व्यक्तियों को उसने स्वाभाविक रूप से जन्म के साथ ही सिंहासन सौंपा है, और वो होता है मां की गोद, जहां हर बच्चा सिंहासन की तरफ जाकर बैठता है और उसी खुशनसीबी को वो महसूस करता है जिसका संवाद, जिसका संप्रेषण अभी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी कह रहे थे। मां केवल सृजनशील नहीं है, मां संस्कार की पाठशाला भी है, मां दुखों को हरने वाली भी है, मां ज्ञान को प्रवाहित करने वाली है। कितने सुंदर और ओजस्वी विचार के साथ प्रोफेसर मिश्र ने अभी इस सारस्वत संबोधन से इस आंगन को संस्कारित किया। मैं आयोजन समिति की ओर से ऐसे सारस्वत पुत्र के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अंग प्रदेश का एक बेटा गलियों से निकलकर, पाठशालाओं से गुजरकर विद्यालय महाविद्यालय की ऊर्जा प्राप्त करते हुए राजनीति की पाठशाला तक हर के दुख दर्द को साथ लेकर, हर की आवाज को प्रतिध्वनित करते हुए, वो कोई और नहीं, इसी अंग का बेटा हमारे माननीय विधान पार्षद, बिहार विधान पार्षद, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। जब भी हम बुलाते हैं आप सब दौड़े चले आते हैं। इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी, हमारे साथ उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, सभा का सब मंच पर उपस्थित
अनेक विद्वज्जन और इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे आचार्यगण, शोधार्थी, विद्यार्थी, इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका नाम लेकर के संबोधन करने में समय बहुत अपव्यय होगा और हम लोग मध्याह्न काल का अतिक्रमण कर चुके हैं, तो इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज मैडम 46वां ये वार्षिक समारोह है मारवाड़ी कॉलेज में, क्या बोलना चाहिएगा? चाहे वो नदियां हो, उनमें भी देवी देवता का नाम था। अभी भी आप इसको देख रहे हैं, पहले जाति से मनुष्य नहीं जाने जाते। जिन नदियों के किनारे जो बसावट होती थी, उनकी संस्कृति या उनकी जाति उस नदी के नाम से जानी जाती। पेड़ पौधों को ले लें, पर्वतों को ले लें, आज भी देवता के नाम से, देवी के नाम से आप छोटे छोटे तुलसी के पौधे देख लें, नीम के पौधे देख लें, बरगद के पौधे देख लें, पीपल के पौधे देख लें। सबके सहयोग से आखिर कोई संदेश नहीं था, संपन्न होने जा रहा है। लेकिन ये श्रवण प्रक्रिया से एक दूसरे को कहते कहते लोकार्पण भी किया गया किताब का। उस किस किताब का किया गया? प्रकृति को बचाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सुन रहे थे, आप भी सुन रहे होंगे, जिस समय मंत्रोच्चारण हो रहा था, सभा जब शुरुआत हुई, कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मीना मैम और डॉक्टर राहुल कुमार तो मैं तो बताएं सर, आज 46वां वार्षिक अधिवेशन है। बिहार दर्शन परिषद के 46वां अधिवेशन है जो 3 दिनों तक चल रहा है और इस पर नारी, संस्कृति और प्रकृति पर चर्चाएं हो रही हैं और 3 दिनों तक और होगा चर्चा। उसके बाद में मैंने कहा है कि इस पर जो डिलीब्रेशन होंगे, विचार विमर्श होंगे, है ना, उसको रिपोर्ट को तैयार करके पूरा जो है आगे बढ़ाया जाए। इसके दिल्ली में जो संस्था है उसको भेजा जाए और हम लोग इस बात को विचार करें कि जो नारी पर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, नारी की पूजा तो वैदिक काल में पढ़िए काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बाद में चल करके धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। आज उनके साथ हिंसाएं हो रही हैं, मारपीट हो रहा है, शोषण हो रहा है और मीडिया का ये दिल्ली का एक न्यूज़ प्रमुख न्यूज़ हो जाता है। इसलिए हम अपनी मानसिकता में सोच करें, मानसिकता को बदले। नारी सब कुछ कर रही है, रिजर्वेशन है, पार्लियामेंट में, पंचायत में, एमएलए, एमपी में सब जगह दिया स्थान, लेकिन फिर भी आज असुरक्षित है। बहुत सारे स्त्रियों से पूछिए, नारी से पूछिए, है ना, तो वो कहेंगे कि हम इतना ज़रूर कमाते हैं लेकिन हमको खर्च करने का अधिकार मेरे पतिदेव नहीं दिए। क्या वास्तव में स्वतंत्रता है? क्या इसको हम शोषण नहीं कर सकते? शोषण नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि केवल लेक्चर नहीं हो, एक वास्तविक चीज उभर करके आए कि जो नारियों का जो शोषण है उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है। प्रकृति के देखिए, दिल्ली अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण आज जितने पेड़ पौधे कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है कि जो उत्पादकता है कृषि की वो कम हो रही है और से जीव जंतु आदमी सब लोग मरेगा एक दिन। अभी थोड़ा कम बढ़ा है, आने वाला समय में और बढ़ेगा। पूरे विश्व का चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उस पर ये लोग विचार करें। और संस्कृति तो हमारी सांस है, भारत का, हमारे सनातन का। जो आप देखेंगे कि जो वैदिक पीरियड था उसमें हमारी जो संस्कृति थी वो काफ़ी टॉप पर थी, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो सबसे पहले अंग्रेज क्या किए, उन लोगों ने हमारी संस्कृति को, हमारा देखिए नालंदा का जो पुस्तकालय है जो विश्व में सबसे बड़ा था, उसको नष्ट कर दिया। न किताबें होंगी, न ज्ञान होगा, तो आप सभ्यता संस्कृति के बारे में जानेंगे कैसे? सभ्यता संस्कृति का मतलब क्या? मेरा रहन सहन, मेरा खान पान, हम क्या करते थे या क्या करते हैं, और तो उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो उन लोगों ने इसको तहस नहस कर दिया
और जो हमारे जो विद्यालय थे, गुरुकुल थे, उसको समाप्त करके अभी देखिए अंग्रेजी स्कूल में लोग भेजना अपने बच्चों को एक समझते हैं, स्टेटस समझते हैं कि मेरा बच्चा इस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है। तो हमारा जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है भाई, वही तो सीख रहा है और वही उसकी संस्कृति हो जाएगी। तो कल होकर के अमेरिका में जाके बस जाएगा तो ये मत कहिएगा कि क्यों, उस समय तो बड़ी तुरते थे कि बड़ा अच्छा स्कूल में नाम लिखा। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कुरान बड़े बच्चे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो जड़ मेरा यहाँ मजबूत होना चाहिए। और यही कारण है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू की है, आप लोगों को पता होना चाहिए मीडिया पर्सन को, उसमें इंडियन वैल्यू एंड कल्चर पर आधारित है। हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो पहले का ज्ञान प्रणाली था, उन सारी चीज़ों पर आधारित है। और पठन पाठन प्रारंभ किया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की हो कि इन विषयों पर, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर सिर्फ संभाषण नहीं हो, किताबें नहीं लिखी जाए, बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष पर सोचने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आदमी खुद। हमारी जब मानसिकता में, सोच में बदलाव होगा, तब हम नारी को माता समझेंगे कि नहीं, मेरी माता है, मेरी बहन है। हमारा देखिए ना, संस्कृति में पहले भी लिखा हुआ है कि दूसरे की पत्नी को क्या समझना चाहिए, दूसरे की पत्नी को माँ समझना चाहिए, दूसरे के धन को ढेला समझना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं, तो सब कुछ सीखे हैं, ज़रूरत है उसको करने की, समझने की, बूझने की। बहुत